पहले वर्ग में आप लोगों से मैंने चर्चा की एक कृष्ण मूर्ति पद्धति कैसे कैसे आगे बढ़ी, कैसे कैसे कृष्ण मूर्ति जी ने इसको बढ़ाया आगे। कृष्ण मूर्ति जी ने सबसे पहले राशियों को नक्षत्र में जो विभाजित किया गया वो तो पद्धति चलती ही थी। वे नक्षत्र में एक ही राशि में पड़ा हुआ ग्रह दो तरह से फल देता है, तीन तरह से फल देता है। तो उन्होंने इसको देखा, या उनके जो अग्रज लोग थे, जो उन्होंने जो जिनके द्वारा उन्होंने सीखा, कारण कि इसको बताते हैं मीणा वन और मीणा टू से ये चली है पद्धति। कोई इससे भी आगे से बताते हैं, कोई इससे कहते हैं कि ये उत्तर कालामृत में से चढ़ी है, कोई इसको भावार्थ रत्नाकर में से मानता है। भावार्थ रत्नाकर भी इसके लिए सही सटीक किताब कहलाती है कि भावार्थ रत्नाकर में से भी इसका मूल है। कारण कि भावार्थ रत्नाकर के जो आप उसको नियमों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अब कई जगह पर भावार्थ रत्नाकर को अनुसरण करता है। ये पद्धति जो है भावार्थ रत्नाकर की अनुसरण करती है। तो भावार्थ रत्नाकर के अंदर भी इसके मूल हैं। इसको डिटेल में जाके देखोगे तो भावार्थ रत्नाकर भी अंदर आपको नजर आएगा। इसके बाद में जब नक्षत्र में भी देखा तो नक्षत्र के अंदर भी उन्होंने देखा कि नक्षत्र को फर्दर डिवाइड किया जाए। तो वैसे नक्षत्र को डिवाइड करने के तो चार पद से डिवाइड करने का हमारे में नवमांश वाला पद तो था ही। एक नक्षत्र को चार में डिवाइड करके हम लोग नवमांश बनाकर देखते थे। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने इसे अपने ढंग से विषोत्तरी महादशा के आधार पर इसका विभाजन किया। विषोत्तरी महादशा के आधार पर जब इसका विभाजन किया, उस विभाजन को आज भी कई विद्वान उचित नहीं मानते हैं। लेकिन जो विद्वान उचित नहीं मानते वो इसका कोई दूसरा विकल्प भी नहीं बता पाते। आज की तारीख में, आज के समय में इतनी सारी पुस्तकें हैं, मैं आप लोगों से बताऊं तो भाई पुस्तकों का, जिसको ओरिजिनल पुस्तकें कहते हैं, जिसको हम लोग क्लासिकल पुस्तक कहते हैं, वो क्लासिकल पुस्तक में ही बहुत सारी क्लासिक पुस्तकें हैं। नाड़ी ग्रंथ हैं। नाड़ी ग्रंथ के अंदर तो इतना सारा मटेरियल है कि इंसान की दो चार जिंदगी कम पड़ जाए एक नाड़ी को पार करने में। तो इतना जब मटेरियल है उसको पार नहीं कर पाता व्यक्ति, तो इंसान ऑब्वियसली जिस तरह पानी है, बिजली है, शॉर्ट रास्ता ढूंढते हैं। ये सब कुदरत का एक नियम है, शॉर्ट रास्ता ढूंढना। तो शॉर्ट रास्ते के अंतर्गत सभी लोग कृष्ण मूर्ति की तरफ डिवाइड परिवर्तित हो जाते हैं। कारण कि इसमें बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, इट्स ओके। ये नहीं कहता कि बिना राशि को समझे, बिना ग्रह को समझे इंसान कृष्ण मूर्ति कर लेगा। लेकिन बहुत ज्यादा इतना भी नहीं होता। एक व्यक्ति अगर लगनी से लग जाए तो दो चार साल में तो कृष्ण मूर्ति सीख ही जाती है। अथवा जिसको एक बेसिक आता है तो 6-7 महीने में सीख जाता है। लगनी पर आधार है कितने हिसाब से वो लगता है, अब उस लगनी पर उसका आधार होता है। तो हम लोग इसको, मैं बड़े मुश्किल से सीखा। मैं आप लोगों को पहले वाला जो मेरा था, मैं इसको छठे अटेम्प्ट में जाकर सीख पाया। बराबर है, कारण कि मेरे को भी समझ में नहीं आती थी शुरुआत में। मैंने सीखना शुरू किया 1996-97 से सीखना शुरू किया, तब जाके सीख पाया। मैं, ऐसा नहीं है, सीखने की प्रक्रिया स्लो रही मेरी। कारण के जब मैं सीखता था तब हाथ से गन्ना गिननी गिननी पड़ती थी। हाथ से गन्ना गिनने में इतना वक्त लगता था। और मेरे पास में अपना टूल था, हस्तरेखा। मैं हस्तरेखा पर से फट करके जवाब दे देता था, ले भाई तू जवाब चाहिए ना तुझे, और परफेक्ट जवाब चाहिए तो मैं देता हूँ। तो मैं थोड़ा इस मामले में रहता था। फिर मेरे को जब पढ़ाने की नौबत आई सब लोगों को, फिर मैं धीरे धीरे, मैंने कहा सीखना तो पड़ेगा भाई।
तो ये मैं इसको अच्छी तरह से सीखा। तो उसकी ही कुछ बातें आपने आज करेंगे। उपविस्तार जिसको कहते हैं, सब सब नक्षत्र का सब। तो नक्षत्र के सब को डिवीजन करने की एक प्रथा जो इन्होंने चलाई तो ये नक्षत्र के सबको डिवीजन कैसे किया जाएगा, आज हम लोग उसके बारे में। पिछली बार मैंने आपको नक्षत्र का विस्तार बता दिया था कि नक्षत्र कहां से कहां तक प्रसरा होता है, किस प्रकार से नक्षत्र कार्य करता है, उसके बारे में हमने बात कर दी थी। अब आज मैं आप लोगों के साथ में नक्षत्र को भी नौ, अब जब नक्षत्र को डिवीजन करने की बात आई तो नक्षत्र का डिवीजन भी उन्होंने विश्वंतरी महादशा के आधार पर ही किया है। भवानी जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो श्री कृष्णमूर्ति पद्धति का अध्ययन करने से पहले हमारे पास में क्या चाहिए, हमें क्या क्या हमें आना चाहिए। एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि राशि, ग्रह और भाव के निर्देशक को जानना चाहिए। क्या क्या निर्देशित करते हैं, कि भाई राशि क्या निर्देशित करती है, क्या होती है, इसके बारे में हमारा नॉलेज होना चाहिए। साथ ही ग्रह किस राशि में स्थित है, किस भाव में स्थित है, किसकी दृष्टि पड़ती है, कहाँ पर दृष्टि कर रहा है, और वो किसका मालिक बनता है, बराबर है, वो किस भाव का मालिक बनता है। ये थोड़ी बहुत जो बेसिक जानकारियां हैं, ये बेसिक जानकारियों का होना हमारे लिए निहायत जरूरी है। सेकेंडरी माहिती है आपके पास में तो वेल एंड गुड, नहीं है तो इतना तो एटलीस्ट होना चाहिए। अगर अपने साथ में जो लोग जुड़े हैं उनमें से जो भी लोग जितना जानते हैं उनके बारे में मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको मैं थोड़ा बहुत तो इस चीज से हम लेकर चलेंगे कि भाई हम आपको बता दूंगा ये कैसे क्या किया जाएगा, बराबर है। तो ये जरूरी है। अब आज हम लोग बात करेंगे उपनक्षत्र की, कि दो ग्रह एक ही राशि और एक ही नक्षत्र पर होने में भी अलग अलग फल देते हैं, बराबर है। ये जब अलग अलग फल देते हैं तो कृष्णमूर्ति जी ने उसको क्या किया, विश्वंतरी महादशा के वर्षों के अनुसार नक्षत्र के जो 13 अंश 20 कला का जो विस्तार है उसको 9 भागों में विभाजित करके प्राप्त विस्तार का विचार किया कि भाई कैसे कैसे इसको तोड़ा जाए, और उसकी सीक्वेंस भी जो है, उसकी जो अनुक्रम है उसको भी उसी अनुसार रखा। तो कौन सा, कि भाई जो महादशाएं चलती हैं कि केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, इस प्रकार से उसके भी क्रम वही रखे जो हम लोग जानते हैं। तो अब जो परिणाम प्राप्त होता है उसे उप नक्षत्र विस्तार के रूप में जाना जाता है। इस उप नक्षत्र विस्तार को भी विश्वंतरी महादशा के क्रम अनुसार लेकर उसके उप नक्षत्र प्रति का निर्धारण किया जाता है। अब ये एक वैसी बात है कि भाई ये जो है कि भाई इसको विभाजित करने का एक तरीका है, बराबर। इस नक्षत्र प्रणाली के प्रत्येक नक्षत्र को 9 भागों में विभाजित किया तो जाता है, लेकिन इसका एक सूत्र है। वो सूत्र का क्या आएगा कि उप नक्षत्रपति का मान किस प्रकार से लिया जाएगा। तो प्रत्येक ग्रह की दशा के वर्ष इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसके आधार पर विश्वंतरी महादशा के कुल वर्ष और नक्षत्र का मान। तो हम लोग जानते हैं कि नक्षत्र का मान जो है 13 अंश और 20 कला होता है, 13 डिग्री एंड 20 मिनट्स। तो हम लोग उसको जब डिवाइड करना है, एक नक्षत्र को ही डिवाइड करना है और बार बार उसको तोड़ना, एक पंडित जी मैंने की तो डिप्रेशन बार बार तोड़ने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बार बार तोड़ने के लिए हम लोगों को बार बार उसको कला में कन्वर्ट करना पड़ता है, कला में उसको बदलना पड़ता है। तो कला में बदलना ना पड़े इसके लिए हम लोगों ने 13-20 को पहले ही इसको कला में बदल लेते हैं। तो कला में बदलने की जो प्रक्रिया है, जिन लोगों ने मैथ्स किया है उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन जो मैथ से अवगत नहीं है
कारण कि आज के पहले इस कृष्ण मूर्ति को सीखने आने के पहले तो काफी नदी तालाब तैरने पड़ जाते थे। अब तो लेकिन क्या होता है का यूट्यूब वगैरह का इतना और व्हाट्सएप गुरु का इतना प्रभाव है कि व्यक्ति ये सोचता है चलो इट्स ओके, हो गया, टेकन टू ग्रांटेड कर देता है। तो वो नहीं होता। इसके लिए क्या किया जाता है कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होती है, जैसे हम लोग घड़ी का जो चलते हैं उसी क्रम के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 1 घड़ी बराबर 60 मिनट, तो 13 बराबर कितना, तो 13 बराबर 720 और 780, सॉरी 780, और इसके अंदर 20 को ऐड कर दिया। इस 20 को हम लोग ऐड कर देते हैं। इसको ऐड करने पर ये मान हमारा 800 मिनट का आ जाता है। ये मान हमारा 800 मिनट का मान आ गया। तो एक नक्षत्र का मान हम लोग 800 मिनट भी ले लेते हैं, बराबर है। नवमांश को भी जब मैं डिवाइड करता हूं तो 200 कला बोल देता हूं, 200 कला एक नक्षत्र, एक नवमांश का मान 200 कला होता है, कारण कि 4 नवमांश को मिलकर ही एक नक्षत्र भी बनता है। इसको खाली एक आपकी जानकारी के लिए, कृष्णमूर्ति जी से इसका कोई लेना देना नवमांश का नहीं आता। एक बात मैं आपको खाली बता देता हूँ। तो कला में परिवर्तित करने पर 800 कला एक नक्षत्र का मान बनता है। अब इसको गुणाकार करते हैं किससे, प्रत्येक ग्रह की दशा को 120 से डिवाइड करते हैं और नक्षत्र के मान से इसका गुणाकार करते हैं। तो जो आता है, जो भाग आता है, वो भाग उस एक उप बनता है, बराबर। कैसे वो उप बनता है हम लोग देखेंगे इसको। अब केतु की महादशा हम लोग जानते हैं कि केतु की महादशा कितने साल की है, 7 साल की। मैं आपको एक सूत्र भी बताता हूं, मैं कुछ चीजें आपको कुछ हटके भी बताऊंगा। एक हमारे यहाँ पर गुजरात के एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो गए, उन्होंने मेरे को ये बात सिखाई थी जो मैं आपके सामने रखता हूँ। याद रखने के लिए उन्होंने ये जो चीज सिखाई थी मैं आपको बताता हूँ, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा आप सब लोग। जो लोग पुराने विद्यार्थी हैं उनको तो शायद ये पता होगा, जो नए हैं वो इसको नोट कर लें कि इसमें ऐसा है, रसो सूर्य दिशा चंद्रे, रसो सूर्य दिशा चंद्रे केतु कुछ को वार लो, रसो सूर्य दिशा चंद्रे केतु कुछ को वार लो, गुरु ज्ञ राहु मंद शुक्र को कलाक्रम से जान। बराबर है। अब रसो सूर्य, रस जो हैं 6 प्रकार के षड रस होते हैं, तो सूर्य के हम लोगों की महादशा 6 साल की होती है। दिशा चंद्रे, हम लोगों के यहाँ पर दिशा 10 मानी जाती हैं, 4 मुख्य दशा, 4 कोणीय दशा, एक ऊपर आकाश और नीचे पाताल, 10 दिशाएं मानी जाती हैं। तो दिशा चंद्रे, तो चंद्र की महादशा 10 वर्ष की होती है। केतु मतलब केतु कुज मतलब मंगल, वार कितने होते हैं, वार लो मतलब केतु कुज को वार लो, तो वार होते हैं 7, तो केतु और कुज की महादशा 7 साल की होती है। गुरु मतलब गुरु, ज्ञ बोलते हैं, बुध का एक नाम है, एक अक्षर का पर्यायवाची है बुध का, ज्ञ। गुरु ज्ञ राहु मंद शुक्र, मंद राहु तो राहु है, मंद शनि वो कहते हैं, शुक्र को शुक्र कहते हैं, को कला क्रम से जान लो। तो कला कितनी है, 16। तो गुरु की महादशा 16 साल की, बुध की 17 साल की, गुरुग्न राहु 18 साल की,
मंद 19 साल की, शनि की 19 साल की और शुक्र की 20 साल की। ये आपको एक सूत्र दे दिया मैंने। अब यहाँ पर ये सूत्र अपने को काम आने वाला है, इसके लिए मेरे को याद आ गई तो मैंने आपको दे दिया। पहले याद नहीं आई थी, जब मैं इसका जब बना रहा था तब याद नहीं आई, नहीं तो मैं लिख ही देता इसको। बराबर है। अब केतु की 7 साल की महादशा है। 7 को 120 से भाग देने पर जो आएगा उसको 800 से गुणाकार करने पर एक जो संख्या आती है, ये संख्या है 0 अंश 46 कला और 40 विकला। तो ये जो केतु का उपनक्षत्र विस्तार हुआ, ये 46 कला और 40 विकला का हुआ। इसी प्रकार शुक्र का जो लेते हैं तो शुक्र 20 साल है, 20 साल को 120 से डिवाइड करने का है और 800 से मल्टीप्लाइड करना है। मल्टीप्लाइड करने पर ये आता है 2 अंश 13 कला 20 विकला। फिर सूर्य काल है, सूर्य का सबसे छोटा है, सूर्य की महादशा सबसे छोटी महादशा है, रसो सूर्य जैसा मैंने बताया 6 साल की। तो 0 अंश 40 कला और 0 विकला। चंद्र की 1 अंश 6 कला 40 विकला। मंगल की जितनी केतु की थी उतनी ही मंगल की आएगी, कारण के इन दोनों की महादशाएं 7 वर्ष की होती हैं। बराबर है। तो 0 46 40। राहु 2 अंश पूरे, कोई कला नहीं कोई विकला नहीं। गुरु 1 अंश 46 कला 40 विकला। शनि 2 अंश 6 कला 40 विकला। बुध 1 अंश 53 कला 20 विकला। अब ये जो कला विकलाएं जितनी हुई, इनका अगर हम लोग टोटल लगाएंगे, इनका हम जोड़ करेंगे तो एक नक्षत्र का मान आ जाता है। और हमने एक नक्षत्र को ही विश्वंतरी महादशा के आधार पर विभाजित किया 9 भागों में। जो 9 भाग इक्वल नहीं है, ये अनइक्वल पार्ट हैं। यहां तक कोई शंका हो किसी को भी तो पूछ सकता। आगे चलें। कोई उकारो तो आलो भाई। यस सर। सर अब हमारे पास में है 27 नक्षत्र। कितने नक्षत्र हमारे पास में? 27 नक्षत्र। तो 27 गुणे 9 करोगे, हेलो, 27 गुणे 9 करोगे आप तो ये आया 243। लेकिन कृष्ण मूर्ति पद्धति के अंदर 249 की संख्या आती है, ये उपों की। ये उप की संख्या कितनी आती है? 249। क्यों ये आती है? इसका एक कारण है। जो श्री कृष्ण मूर्ति जी ने देखा कि परिणाम कुछ अलग हो जाता है, हर बार परिणाम कुछ अलग हो जाता है। इसके लिए कृष्ण मूर्ति जी ने इस परिणाम को बड़े गौर से देखा। गौर से देखने के बाद में फर्दर इसमें 6 उप और जोड़ दिए गए। ये उप कौन से जोड़े गए, क्यों जोड़े गए, इसकी मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। कि भाई जो राहु का उप है, अब पहले इसको थोड़ा समझ लेंगे हम लोग, फिर हम लोग यहां पर आएंगे।
यहां पर देखेंगे हम लोग तो मेष राशि है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं मेष राशि। मेष राशि जो पूरी राशि है आपके सामने यहां पर दी गई है, ये मेष राशि। ये मेष राशि हम लोग जैसा जानते हैं कि एक राशि के 30 अंश होते हैं, तो शून्य से लेकर यहां पर देखिए 30 अंश तक इसका विस्तार है मेष राशि का। और इसी राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। पहला नक्षत्र 13-20 तक आता है। तो ये पहला नक्षत्र जो आया मेष राशि का अधिपति तो हम लोग सब जानते हैं कि कौन है। मेष राशि का अधिपति हमारा मंगल है। तो यहाँ पर पूरे में देखिए पूरी राशि के अंतर्गत ये मंगल हमारा दिया हुआ है। लेकिन पहला नक्षत्र जो है, जिसे अश्विनी कुमार के नक्षत्र से अश्विन नक्षत्र जाना जाता है, उस अश्विनी नक्षत्र का विषोत्तरी दशा के आधारित जो अधिपति बनता है वो केतु। पिछली बार भी मैंने कहा था कि यहाँ पर थोड़ा सा अपने परहेज गुरेज करेंगे। हेलो, थोड़ा सा परहेज गुरेज करेंगे, कारण की वैदिक ज्योतिष वाले लोगों को उसमें इंक्लूडिंग माई सेल्फ सबको सर आपकी आवाज आनी बंद हो। प्रवीण भाई अनम्यूट થઈ જાઓ તમે। हाँ जी सर। तो थोड़ा मैं भी वैदिक से जुड़ा हुआ हूं, तो मेरे को भी कुछ गुरेज रहता था। लगे ही नहीं तो आवाज नहीं। स्पीकर में करना कि भाई नक्षत्र का अधिपति केतु को क्यों दे दिया। तो ये गुरेज रहता है। तो आप हम लोग थोड़ा हट के चलेंगे भाई के भाई विषोत्तरी महादशा के आधार पर, विषोत्तरी महादशा के आधार पर हम इसका नक्षत्र अधिपति केतु लेते हैं। इतना बोलकर हमको निकल जाना है। दैट्स ऑल। हुज्जत और विवाद में किसी से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हर किसी का अपना मंतव्य है, ठीक है। हम लोग कृष्णमूर्ति जी को फॉलो करते हैं। कृष्णमूर्ति जी ने विषोत्तरी महादशा के आधार पर केतु को अश्विनी नक्षत्र का अधिपति कहा है, तो हम लोग कहते हैं दैट्स ऑल, पत गया। उसको बोलकर निकल जाएंगे विषोत्तरी महादशा के आधार पर। इतना ही करना है, इसके किसी विवाद में नहीं पड़ना है। तो पहला नक्षत्र जो है वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये 13-20 पर आकर समाप्त हो जाता है। अब दूसरा नक्षत्र जो है, ये दूसरा नक्षत्र ये 13-20 से चलता है और ये 26-40 पर जाकर समाप्त होता है। ये जो दूसरा नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, ये शुक्र का नक्षत्र है विषोत्तरी दशा के आधार पर। इसका अधिपति, दूसरे नक्षत्र का अधिपति शुक्र बनता है। अब तीसरा जो है एक टुकड़ा बचता है नक्षत्र का, वो टुकड़ा जो है छोटा सा टुकड़ा, वो टुकड़ा
26-40 से 30 तक का है, ये 26-40 से ये 30 तक का। यस सर। इसका ये सूर्य है। म्यूट करना यहां तक मैं आपसे बात कर गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इस विस्तार को तोड़ना शुरू करते हैं। तो पहला जो है वो केतु में जिसका विस्तार जहां से टूटता है उसको उसी क्रम से, उसी जगह से विषुवंतरी के आधार पर आगे चलाया जाता है। ठीक है सर। बराबर है। जिस नक्षत्र का अधिपति रहेगा उप नक्षत्र अधिपति उसी वहीं से शुरू नक्षत्र के आधार पर हमको उसको तोड़ना है। यस सर। तो यहाँ पर पहला जो तोड़ा गया वो केतु तोड़ा गया, फिर दूसरा तोड़ा गया। केतु के बाद में शुक्र आता है। पहले वाले जो क्रम में देखोगे, ये पहला वाला क्रम तो केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, मंगल गुरु, मंगल राहु गुरु, शनि, बुध, यहां तक आ गए। ये विषुवंतरी वाला क्रम आ गया सर। विषुवंतरी वाला क्रम आ गया। अब दूसरा जो आता है वो शुक्र का आता है। तो शुक्र का हमेशा शुक्र से टूटेगा। यस सर। पहला जो सब आएगा उसका पहला उप नक्षत्र विस्तार आएगा वो शुक्र का आएगा। यस सर। पहला जो नक्षत्र विस्तार आएगा वो शुक्र का आएगा। उसके बाद में उसको आगे चलाया जाएगा। तो उसको चलाते हुए हम लोग यहाँ पर केतु तक पहुंच गए। केतु तक हम लोग पहुंच गए। यस उसके सर। बाद में सूर्य का नक्षत्र चलता है। तो सूर्य का नक्षत्र का पहला जो विस्तार आएगा, उप आएगा, नक्षत्र का विस्तार जिसको उप कहते हैं या सब कहते हैं, वो सूर्य का आएगा। अब यहाँ पर जो मैं बताने की चेष्टा कर रहा हूं आप लोगों से, वो यहीं पर आकर बात होती है कि पहला ये सूर्य का आ गया, ये दूसरा चंद्र का आ गया, तीसरा मंगल का आ गया और चौथा आया ये राहु का। अब ये जो राहु का यहां पर सब आया, यहीं पर आकर अब राहु का सब जो है उसकी वैल्यू 2 अंश है। कितनी है उसकी वैल्यू? उसकी वैल्यू 2 अंश। 2 अंश है। उसकी वैल्यू 2 अंश होने से क्या होता है? बड़ी। ये 2 अंश की जो वैल्यू है, ये 2 अंश की वैल्यू यहाँ पर पूरी। सर इसको आप रब कर देंगे तो वो बराबर जाएगा। कर देता हूँ। यस सर। ये यहाँ पर 2 अंश की पूरी जो वैल्यू है समाहित नहीं होती। ये 2 अंश की वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ पर समाहित नहीं होती, कुछ बच जाता है। ये कुछ बच जाता है तो यहाँ पर राशि पूरी हो जाती है। राशि पूरी होने पर ये दूसरी राशि में जाता है, बाकी का टुकड़ा। इसके लिए श्री कृष्ण मूर्ति जी ने राहु का जो सब अग्नि तत्व की राशि में अंतिम सब आता है, जो उसको 2 टुकड़े में विभाजित किया। कैसे विभाजित किया मैं आपको बताता हूं। पहले अब यहां पे मेरे को रब कर दूं जरा। अब ये जो 2 टुकड़े हैं इसको देखिए कि जैसा कि हम जानते हैं कि राहु का उपक्षेत्र का मान 2 अंश पूरा है। अग्नि तत्व की तीनों राशियों में, ये केवल मेष में नहीं बनेगी घटना, ये घटना अग्नि तत्व की मेष, सिंह और धनु, मेष में, सिंह में और धनु में, ये तीनों में ये घटना घटेगी कि भाई जो सूर्य में सूर्य, सूर्य में चंद्र, सूर्य में मंगल और सूर्य में राहु जब आएगा तो वो सब राशि पूरी हो जाएगी, लेकिन वो सब
बच जाएगा। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? यस सर। अब वो सब बचा तो वो सब का समावेश जो अग्नि तत्व की राशि है उसमें मात्र इतना होता है। कितना मतलब कितना? 0 अंश, 46 कला और 40 विकला। अब इतना वहां पर समाहित हो गया। प्रवीण भाई इनको लेना अंदर। हाँ सर। तो इतना समाहित होने के बाद में जो भाग बचता है वो 1 अंश 13 कला और 20 विकला का बचता है। अब ये जो भाग है ये पृथ्वी तत्व में पहले ही आ जाता है। पृथ्वी तत्व में पहला आ जाएगा तो मतलब वृषभ राशि में पहला आएगा, कन्या में पहला आएगा और मकर में पहला आएगा। तो श्री कृष्ण मूर्ति जी ने इसको एक अलग ही कंसीडर कर लिया। तो एक एक्स्ट्रा बचा, एक बना एक्स्ट्रा, तो पृथ्वी तत्व की 3 राशि तो 3 बन गए, 3 एक्स्ट्रा हो गए तो 243 और 3 246 हो गए। बात समझ में यहां तक आ गई? यस अब सर। इसी प्रकार चंद्र का उपक्षेत्र का मान 1 अंश 6 कला और 40 विकला है। वायु तत्व की राशि में जब अंतिम सब आता है वायु तत्व में, जैसा कि मैं आपको बता दूं ये कैसे आता है अंतिम। वायु तत्व की राशि में गुरु के नक्षत्र में गुरु में शनि, गुरु में बुध, गुरु में केतु, गुरु में शुक्र, गुरु में सूर्य और गुरु में चंद्र। जो गुरु में चंद्र आया, अब उसका यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर कोशिश करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये घटना क्या घट रही है। ये घटना 30 अंश पर राशि पूरी होती है और ये जो सब जो है यहां पर देखोगे तो 29, 26 और 40 का है। यस सर। 29, 26, 40 का है तो भाग पड़ा 33 और 30 का, 33-20 का भाग पड़ा। बराबर है। यस सर। तो 33-30 का भाग इधर पड़ेगा, 33-30 का भाग दूसरी तरफ पड़ेगा। तो अब आप यहां पर देखोगे तो अगला भाग जो आएगा यहां पर देख लो 33-20, सॉरी 33-30 नहीं 33-20, यस सर। 33-20 का इधर पड़ेगा 33। तो पहला ही भाग यहां पर आपको ये नजर आएगा। पहला भाग जल तत्व की राशि के अंदर, अब यहां पर ये जो देख रहे हो आप, ये पहला भाग गुरु में चंद्र का नजर आ रहा है। तो यहां पर चंद्र आपको कुछ, जो चंद्र 2 राशि में डिवाइड हो रहा है, इसकी वजह से इस उप को एक अलग टुकड़ा कर दिया। तो चंद्र के भी टुकड़े कितने होंगे? चंद्र के भी 3 चंद्र टूटेंगे तो 3 एक्स्ट्रा हो गए। तो 243 प्लस 3 246 प्लस 3 249। इस प्रकार ये जो टुकड़े हुए, ये उप जो बने, ये इस प्रकार बने। यस सर। इसमें कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम लोग इसकी बात करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर है। और इसी पद्धति पर जो हम लोग अब जो बात कर रहे हैं, ये जो 249 है, इसी पर सारा के सारा मदार
कृष्णमूर्ति पद्धति का है। सर इसमें मैं खाली एक चीज ऐड करता हूँ, 243 विषोत्तरी के इक्वल टर्म्स में है और बाकी 6 जो चंद्र वाले हैं नहीं, और जो वो- राहु वाले हैं वो वो बैलेंसिंग थोड़े पोर्शन है। विशेष विशेष रूप से तोड़े गए ना, इसलिए बैलेंसिंग पोर्शन है वो बैलेंसिंग पोर्शन एक, वो राशि राशि वो जो सब है वो राशि को अलग कर जाते हैं, करेक्ट। वो तो बाकी राशियों को 2 राशियों में बढ़ जाते हैं। यस सर। सो क्योंकि रिकॉर्डिंग में जाएगा इसलिए मैं रिपीट कर देता हूँ सर। हाँ। 243 क्लियर विषोत्तरी के हिसाब से डिवीजन है। हाँ, बाकी जो राहु वाला 3 एडिशनल है वो राशि परिवर्तन के कारण बैलेंस पोर्शन है, और चंद्र वाला बैलेंस 3 राशि परिवर्तन के कारण। राशि परिवर्तन के कारण है। यस तो सर। मतलब 3 + 3 एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, 6 एक्स्ट्रा हो जाते हैं। 6 एक्स्ट्रा होने पर अब ये कैसे हैं मैं आपको ये बता देता हूं। यस सर। ये बहुत अच्छा बनाया सर आपने, मतलब बहुत क्लियर हो गया एक बार में, मतलब मेरे लिए तो मैं मतलब सुनता हूँ बट पहली बार क्लियर हुआ। बराबर है। यस आप इसमें वृषभ राशि में राहु का उपक्षेत्र एक एक्स्ट्रा आ गया, यस सर। बराबर है। कन्या राशि में राहु का उपक्षेत्र एक्स्ट्रा आ गया, मकर राशि में राहु का उपक्षेत्र एक्स्ट्रा आ गया, इसी प्रकार कर्क राशि में चंद्र का उपक्षेत्र एक एक्स्ट्रा आ गया, वृश्चिक में एक उपक्षेत्र एक्स्ट्रा आ गया और एक मीन में एक एक्स्ट्रा आ गया। यस सर। इस प्रकार हमारे पास में ये 6 उपक्षेत्र दोहराए गए, डबल किए गए, तो कुल मिलाकर हमारे पास में 249 उपक्षेत्र हो गए। बहुत अच्छा सर। I think everybody is clear about it.